Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो वाटर पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसी में एक छोटा सा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज। अब इसका क्या मतलब है? वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट्स, इसकी क्या जरूरत है? चलिए देखते हैं। तो जो वाटर पोल्यूशन है ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी हो सकता है। अब क्यों होता है वो हम समझते हैं। Nutrient pollution is the process where too many nutrients, जिसमें कि मेन कौन से हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, added to the bodies of water and they can act like fertilizer causing excessive growth of algae। यानी कि अगर कोई वाटर बॉडी है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए कौन से मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है ये मेन कौन से हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी वाटर बॉडी में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स अगर ऐड हो रहे हैं, ये मेन है इसलिए इनको नाम के साथ लिखा गया है। इनको जब पानी में ऐड करते हैं तो ये फर्टिलाइजर की तरह एक्ट कर सकते हैं। और फर्टिलाइजर क्या काम करता है? ये जो भी आप क्रॉप उगा रहे हैं, है ना, प्लांट्स जो भी हैं उनकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है ना। तो जब ये वाले एलिमेंट्स पानी में ऐड होंगे तो उसमें जो भी एल्गी है इसके लिए फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा और एल्गी बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे ग्रो हो जाएगी। जब एल्गी बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो हो जाएगी तो क्या होगा? तो पानी में जो बाकी जीवों के लिए ऑक्सीजन है वो कम पड़ेगी। अब ऐसा क्यों होगा? मान लीजिए यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है और इस पे ऊपर पूरा ग्रीन 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 एल्गी पूरी छा गई है, यानी कि पानी को सूर्य की रोशनी भी नहीं मिल रही है, वो इतना ग्रीन हो चुका है। ऊपर से आपने देखी होंगी ऐसी कई सारी जगह जहाँ पे पानी का ऊपर वाला एरिया पूरी लेयर ग्रीन नजर आती है। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि वो पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से एक्सेसिव एल्गी ग्रो हो गई है वहां पे, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन पेस्टिसाइड से भी हो सकता है। देर आर मोर देन 1000 पेस्टिसाइड्स जो कि सारी दुनिया में यूज किए जाते हैं, है ना। मोर देन 1000, है ना, ताकि फूड जो है डैमेज ना हो। जो भी पेस्ट होते हैं, पेस्ट क्या होते हैं? चूहे, रोडेंट्स वगैरह जो भी ये रहते हैं, ये खेतों में चले जाते हैं और क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं। तो इनसे अपनी फसल को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द क्रॉप्स, उनको रोडेंट से या पेस्ट से बचाने के लिए, ठीक है। और सारे पेस्टिसाइड के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं और अलग अलग टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह से अलग अलग तरह के जहर हो सकते हैं उसमें, अलग अलग तरह के पेस्ट के लिए। और उसमें से डीडीटी जो है वो बड़ा ही फेमस है। अब तो इसका जो यूज है उसको बैन किया गया है, बट फिर भी बहुत ज्यादा डीडीटी डीडीटी को पहले यूज किया जाता था। और यहाँ मैं लिख रही थी बट रह गई लिखना। डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स का, ठीक है। आगे देखते हैं। यूट्रॉपिक और ऑलिगोट्रॉपिक वाटर बॉडीज में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, ऑलिगोट्रॉपिक जो लेक्स हैं या वाटर बॉडीज हैं, इनमें फॉस्फेट और नाइट्रेट्स जो हैं वो कम मात्रा में होते हैं। ऑलिगोट्रॉपिक लेक्स हैव फ्यूअर फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स प्रेजेंट एज न्यूट्रिएंट्स, लीडिंग टू हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट and thereby these lakes are relatively suitable for aquatic organisms, ठीक है। लेकिन यूट्रॉपिक लेक्स जो रहती हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स
like phosphates and nitrates are in large quantities. अब देखो ओलिगोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक में यही डिफरेंस है कि यूट्रॉपिक लेक्स में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इसमें एल्गी ग्रो हो जाती है, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है ना। हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से ऑक्सीजन का लेवल लो हो रहा है, ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा न्यूट्रिएंट कम ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होगी तो उस पानी में जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, क्या वो रह पाएंगे जीवित? नहीं रह पाएंगे ना भाई, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अब पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा तो वो मर जाएंगे ना। तो जो यूट्रॉपिक लेक्स होती हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। बट ऑलिगोट्रॉपिक लेक्स जो है, इसमें कम होते हैं फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स, तो यहाँ पे कम न्यूट्रिएंट्स है तो ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। और इसीलिए ये सुटेबल रहते हैं इस तरह के वाटर बॉडीज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब देखिए एक्वेटिक वीड्स क्या होता है। एक्वाटिक वीड्स आर अनवांटेड, एंड वीड का मतलब ही होता है कि अनवांटेड, ठीक है। खेतों में अगर वीड्स की बात करते हैं तो ऐसे पौधे जो फसल के साथ उगाते हैं लेकिन उनको आप खुद से नहीं उगाते हो, है ना, वो फालतू होते हैं, उनको आप उगाना नहीं चाहते हो, अनवांटेड होते हैं, और वो आपकी फसल को जो आप न्यूट्रिएंट दे रहे हो वो उनको खा जाते हैं, तो इसलिए वीड्स को हटाना जरूरी होता है। अब यही वीड्स अगर पानी में आ जाए, ठीक है, तो एक्वाटिक वीड्स यानी कि जो पानी में उगने वाले अनवांटेड और अनडिजायरेबल वेजिटेशन है, जो भी वेजिटेशन हो रहा है वहां पे, जो रिप्रोड्यूस करता है और ग्रो करता है पानी में, ठीक है, तो अनवांटेड है और पानी में ग्रो कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसको एक्वाटिक वीड बोलेंगे। और इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, वाटर हैयसिंथ, सिल्वेनिया एंड डकवीड्स, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं यूट्रोपिक वाटर बॉडीज में मिलने वाले वीड्स के, ठीक है। कहाँ मिलते हैं? यूट्रोपिक वाटर बॉडीज में मिलते हैं ये वीड्स। अब देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं, है ना, और जिसका कि एक्वाटिक एनिमल्स यूज करते हैं। द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसको शॉर्ट में डीओ कहा गया, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इट इज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी एंड इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पानी की क्वालिटी, है ना। फिश पानी में कैसे रह पाएगी? जब उस पानी में इनफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी तभी तो वो उस पर सर्वाइव कर पाएगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पानी की क्वालिटी को जांचने के लिए। मोर हीट, या तो पानी ज्यादा गर्म है या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा हीट या फिर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। मोर हीट और न्यूट्रिएंट्स reduces the dissolved oxygen of water and increases the biological oxygen demand of the water। यानी कि इस पानी में ऑक्सीजन कम है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसकी वजह से उसमें जो भी बायोलॉजिकल एनिमल्स हैं या क्रिएचर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी ना। जब ऑक्सीजन कम होगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD उनकी बढ़ जाएगी जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी तो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यूट्रोपिकेशन एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होते हैं देखते हैं। देखो यूट्रोपिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन is the process by which the entire body of water या फिर कुछ parts of it becomes progressively enriched with minerals and nutrients, particularly nitrogen and phosphorus। यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई वाटर बॉडी या उसका कोई पार्ट जो है बहुत ही प्रोग्रेसिवली मिनरल्स या न्यूट्रिएंट से भर जाती है, जिसमें कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मेन है। किसी लेक में नाइट्रोजन फॉस्फोरस बड़ी मात्रा में अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो वो यूट्रोफिकेशन कहलाएगा। कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्या होता है? अगर ये प्रोसेस ह्यूमंस के द्वारा हो रहा है तो ये कल्चरल यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। Cultural eutrophication is a process that occurs when human water pollution speeds up by introducing sewage, detergents, fertilizers and other sources of nutrients in the aquatic ecosystem। जब भी ह्यूमंस के द्वारा सीवेज या डिटर्जेंट्स या फर्टिलाइजर या किसी भी और सोर्स की वजह से जो पानी का इकोसिस्टम है इसमें अगर आपका ये न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं तो इसको कल्चरल यूट्रोफिकेशन बोलेंगे।
ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कि जो छोटा बेबी होता है उसकी स्किन ब्लू हो जाती है। ब्लू क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके बॉडी में इनफ ऑक्सीजन, उसके ब्लड में इनफ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी बॉडी ब्लू हो जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज अ कंडीशन वेयर द बेबीज स्किन टर्न्स ब्लू। दिस हैपेंस व्हेन देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। खून में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर नीला पड़ जाता है। ठीक है, हो गया ब्लू बेबी सिंड्रोम। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज न्यूट्रिएंट इनपुट इनटू वाटर बाय मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, ACTIVITY होती है। तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्या है? जब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इंक्रीज हो रहा है न्यूट्रिएंट पानी में। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गया। कल्चरल यूट्रोफिकेशन डीएसेलरेट द एजिंग ऑफ वाटर बॉडी इनॉर्मसली ओवर नेचुरल रेट्स। देखो, डीएसेलरेट मतलब स्लो हो रही है। ठीक है, तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन यानी ह्यूमन की वजह से जो यूट्रोफिकेशन हो रहा है, क्या उसकी वजह से पानी की जो एजिंग है वो धीरे हो रही है? हम्म, अगर उसको कंपेयर करें नेचुरल रेट से, तो नेचुरली पानी की एज जितनी बढ़ रही है, पानी अगर सड़ रहा है, खराब हो रहा है, तो क्या वो इस कल्चरल यूट्रोफिकेशन की वजह से ये जो पानी का सड़ना है या एज होना है ये स्लो हो जाएगा? तो नहीं भाई, डीएसलरेट नहीं होगा, ये तेज ही होगा। ठीक है, पानी जल्दी खराब होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ वाटर बॉडी गेट्स एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड। बहुत आसान है, क्या कहेंगे इसको? क्या ओलिगोट्रोफिकेशन कोई वर्ड पढ़ा है हमने? है ना। मीसोट्रोफिकेशन पढ़ा है, डिसोट्रोफिकेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा। यूट्रोफिकेशन पढ़ा है। क्या होता है जब वाटर बॉडी न्यूट्रिएंट से एनरिच हो जाती है, इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। एंड यूट्रोफिक लेक के बारे में आपको बताना है। इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सही बात है। इज पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर्स, नहीं, पुअर नहीं होती है, रिच ही होती है ऑर्गेनिक मैटर में भी। हैज हाई एल्गल ब्लूम्स, बहुत ज्यादा एल्गी होती है इसमें, तो ये सही बात है, ए और सी ठीक है। इज रिच इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, नहीं, रिच नहीं होगी, ये डिप्रीव्ड होगी। ठीक है, यूट्रोपिक लेक में ऑक्सीजन कम होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन DO। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अभी तक ए और सी ठीक है। हैज नो इशू विद सर्वाइवल ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, ये गलत है भाई। इसको इशू होते हैं बाकी एक्वाटिक एनिमल्स के सर्वाइवल से, इसमें नहीं जी सकते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। तो आपका ए और सी ठीक है, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, बाकी की चीजें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए। बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।